हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और बायोमॉलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री के नाम से ही पता चलता है कि ये बायो और केमिस्ट्री, बायोस का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट ये बायोमॉलिक्यूल है। और जब बायोमॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस एंड एडवांस दोनों में, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है, तो दोनों में हम लोग इसे पढ़ते हैं। नीट में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का मतलब अच्छा वेटेज है इस चैप्टर से, तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। हम लोग बायोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन ये देते हैं कि ये स्टडी ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ को चलाने के लिए इस सारे बायो मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल। यानी अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमें बायोमॉलिक्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है, बायोमॉलिक्यूल में कौन कौन सा चीज आता है, उसका सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ के अंदर क्या है। एक ऑर्गेनिज्म को लिया, उसके अंदर जो टिश्यू है और टिश्यू के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जो भी केमिकल, उस केमिकल का नाम हम लोग सेलुलर पूल देते हैं। ऑल द केमिकल्स सब्सटेंसेज फाउंड विद इन द सेल। और ये केमिकल सब्सटेंस सेलुलर पूल होगा, तो ये सेलुलर पूल ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी है, दोनों तरीके का केमिकल सब्सटेंसेस सेल के अंदर होगा। तो सेल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो टिश्यू में है, और टिश्यू के अंदर है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इन्हीं रिएक्शंस के कारण लाइफ प्रोसेस चलता है। अगर इन रिएक्शंस का इंपॉर्टेंस नहीं हो, ये खत्म हो जाए, तो लाइफ प्रोसेस भी खत्म है। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि इस सेलुलर पूल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है, और इसके अगर प्रोटोप्लाज्म में पढ़ते हैं, अगर प्रेजेंट हो तो इसको कहते हैं कि ये एक्वस फेज में प्रेजेंट हो सकता है, यानी एक्वस फेज में और नॉन एक्वस फेज में प्रेजेंट हो सकता है। एक्वा मीन्स वाटर, यानी दोनों स्टेज में प्रेजेंट होगा। एक्वस फेज में यानी प्रोटोप्लाज्म में अगर डिसोल्व है तो उसे हम लोग एक्वस मटेरियल या एक्वस फेज में प्रेजेंट और बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहेंगे, सेलुलर पूल कहेंगे। लेकिन अगर बायोमेम्ब्रेन्स में या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये नॉन एक्वस फेज में प्रेजेंट हो। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसी ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे हम लोग कहेंगे बायोमॉलिक्यूल। तो ये हम लोग देखें कि इसमें बायोमॉलिक्यूल कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। बायोमॉलिक्यूल उसको कहते हैं जो कि कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हो, केमिकल कंपाउंड हो, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑफ सेल और टिश्यूज नोन एज बायोमॉलिक्यूल। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम इसे एनालाइज कैसे करेंगे, कैसे इस सेल के अंदर से हम लोग एनालाइज करके पता लगाएंगे कि हाँ ये केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जैसे एक सेल है और इस सेल के अंदर जो सेलुलर पूल के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट है, यानी कार्बन का जो कंपाउंड है, उसे कैसे एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस करने का तरीका ये है कि हम लोग एक टिश्यू ले लेते हैं, इस सेल से बनेगा, इस सेल है और सेल से टिश्यू, और टिश्यू को हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं मोटर पिस्टल की मदद से। ये मोटार है, आप इस सेल से, ये मोटार, इसको मोटार कहते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे, एक पिस्टल ले लेते हैं, इसको क्रश करने के लिए, टिश्यू को क्रश करने के लिए। आप टिश्यू, प्लांट टिश्यू ले सकते हैं, एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। ये टिश्यू प्लांट और एनिमल दोनों ले सकते हैं। अब इस पिस्टल के मदद से, दिस इज पिस्टल, और इस पिस्टल्स के मदद से इसमें सबसे पहले हम लोग टिश्यू एक डाल दिए। चलो एक प्लांट टिश्यू ले लेते हैं, और वो प्लांट से टिश्यू हमने ले लिया, एक लीफ ले लिया। ऐसे हमने लीफ या प्लांट का कोई पार्ट ले लिया।
ये लीफ है। और इसको हमने इसमें ऐड करने के बाद क्या ऐड करते हैं, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ऐसे हमने इसमें ऐड कर दिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यानी CCl3COOH, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। क्रश करते हैं। अब ये एसिड है, इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक, क्योंकि एसिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है। तो इसमें हम लोग ये देखें कि कैसे क्रश करने के बाद इसमें कौन सा सॉल्युबल होगा और कौन सा नॉन सॉल्युबल होगा, उसके बेसिस पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। जब इसको इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जब हम लोग क्रश करेंगे तो स्लरी का फॉर्मेशन यानी पेस्ट का फॉर्मेशन होगा। और तब इसको क्या करेंगे, ऐसे एक बीकर में लेकर के यहाँ पर इसकी मदद से, चीज क्लॉथ की मदद से, यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें चीज क्लॉथ लगा देते हैं। और इस चीज क्लॉथ की मदद से ऐसे हमने चीज क्लॉथ लगा दिया, जैसे चीज क्लॉथ, इसकी मदद से फिल्टर करेंगे। जैसे ही इसके अंदर इसको डालेंगे तो इसमें जो सोल्यूबल, एसिड में जो सोल्यूबल मटेरियल होगा वो यहाँ प्रेसिपिटेट होगा, यानी नीचे में आकर के इसके बॉटम में, यानी इस फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा। और पास होने के बाद यहाँ ये स्लरी इसमें जमा होगा। जो जमा हुआ, जो इस फिल्टर पेपर यानी चीज क्लॉथ से जो पास कर गया, उसको हम लोग कहेंगे एसिड सोल्यूबल बायोमोलिक्यूल और एसिड सोल्यूबल पूल। और जो नहीं पास किया, यहां पर जमा रह गया इसमें, इसका मतलब है जो जमा है यहां पर, उसका साइज बड़ा था इस चीज क्लॉथ के मेश साइज से, उसके पोर साइज से बड़ा था, इसलिए वो ऊपर में रह गया। तो इसे हम लोग कहेंगे एसिड इनसोल्युबल पूल और रेटेंटेट पूल भी बोलते हैं। तो यह हमने देखा कि एनालाइज करने के लिए एक टिश्यू को क्रश किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, और उसके बाद उसे चीज क्लॉथ से फिल्टर किया, जो नीचे फिल्टर होकर के मेश साइज, चीज क्लॉथ के मेश साइज से पास किया, उसे एसिड सोल्युबल पूल कहेंगे। जो इस चीज क्लॉथ के ऊपर रह गया उसे एसिड इनसॉल्युबल पूल कहेंगे। जाहिर सी बात है कि जो पास किया होगा इस चीज क्लॉथ से, उसका साइज छोटा होगा, उसका मोलिकुलर वेट कम होगा, इसलिए वो पास कर गया। लेकिन जो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया वो साइज में बड़ा होगा, मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जब एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। और चूंकि ये बायोमोलिक्यूल के बारे में है, यानी कार्बन के कंपाउंड के बारे में, तो इसे हम लोग कहेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल। और ये एसिड सोल्युबल, इसका मोलिकुलर वेट कम होगा, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग बायो माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इस बेसिस पे हमने देखा क्या, ये बायोमोलिक्यूल। तो एनालाइज करने के आधार पर हम लोग बायोमोलिक्यूल को दो कैटेगरी में बांटे, एसिड सोल्युबल और एसिड इनसोल्युबल। इसको हमें क्या कहना है, जो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है इसे कहेंगे एसिड इनसोल्युबल पूल। ये एसिड इनसोल्युबल पूल में होगा और इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो इक्वल टू और एबव 10,000 डाल्टन होता है, एबव और इक्वल टू 10,000 डाल्टन, यानी शॉर्ट में लिखेंगे डीए। जबकि इसका बायो माइक्रोमोलिक्यूल का मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा जो मेश साइज है चीज क्लॉथ का, उससे जो पास करके ग्लास वेयर में जो एक्यूमुलेट हुआ, जो जमा हुआ,
उसे हम लोग कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल, और उसका मोलिकुलर वेट, उसे एसिड सोल्यूबल पूल कहा हमने, और उसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो 18 to 800 डाल्टन होगा, डाल्टन, ये इसका मोलिकुलर वेट होता है। अब इसका हम लोग देखें कि आखिर इस बायो माइक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन आएगा एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन सा आता है। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल में इसके कैटेगरी में हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स आएगा। पहला है मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड में कौन कौन सा है। प्रोटीन का मोनोमर होगा, यानी एमिनो एसिड्स को हम लोग इसमें रखेंगे। और तीसरा जो हम लोग रखेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल में वो न्यूक्लियोटाइड रखेंगे। न्यूक्लियोटाइड मिल करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा जो कि मैक्रोमोलिक्यूल में है, तो ये हम लोग रखेंगे न्यूक्लियोटाइड। हमारा न्यूक्लियोटाइड भी इसी कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, यानी जिसका साइज बड़ा है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा उसके अंदर आएगा। तो एसिड इंसॉल्युबल पूल जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, उसमें हम लोग रखेंगे इसे किसे यहाँ पर एसिड इंसॉल्युबल पूल में। अब यहाँ है पॉलीसैकेराइड है, उसके बाद प्रोटीन है जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए आरएनए आएगा, डीएनए एंड आरएनए ये दोनों आता है। और एक खास चीज हम लोग बता दें, क्योंकि ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन इसमें एसिड इंसॉल्युबल पूल में एक और कंपाउंड रहता है, वो कंपाउंड है लिपिड। यहाँ पर इसमें लिपिड को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि लिपिड जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। ये लिपिड है जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट जो होता है 800 डाल्टन से कम होता है, यानी लेस देन 800 डाल्टन है। लेकिन ये एक बबल के रूप में इस एसिड के साथ फिल्टर पेपर के ऊपर, यानी जो चीज क्लॉथ है उसके ऊपर में एक्यूमुलेट रहता है, इसलिए इसे हम लोग एसिड इंसॉल्युबल पूल में रखते हैं, जबकि इसका मोलिकुलर वेट और साइज जो होगा वो लेस देन 800 डाल्टन है। इज इट क्लियर? ऑल कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी ऑल कार्बन कंपाउंड्स है, ऑल कार्बन कंपाउंड्स। और इस ऑल कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग ये 3 के बारे में, 4 के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। और चौथा है जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, उस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला हम लोग देखें कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या सिग्निफिकेंट रोल है लिविंग सिस्टम में, लाइफ प्रोसेसेस में। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो होगा वो हम लोग लिखते हैं, इसका जनरल फार्मूला। और ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n, इसे हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ये हाइड्रेट, दैट इज हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। N इज इक्वल टू आप 3 से अबव रखेंगे। अगर इसका देख लें, या ये डिफिनेशन हम लोग ये लिखें कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होता क्या है केमिकली। तो डिफिनेशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन लिख करके चलें, तो इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और केटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन। इसे हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स with at least 1 asymmetric carbon।
Asymmetric carbon means chiral carbon means optically active carbon. Asymmetric carbon means optically active carbon. ऑप्टिक मीन्स लाइट की ओर जो रोटेट करे। अब देखें एक एग्जाम्पल के साथ कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज का, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग देखें 1 2 3 4 5 6, 1 more 6। तो यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप हमने रख दिया, उसके बाद इधर OH H रख दिया, इधर H OH रख दिया, OH H OH H and OH, दिस साइड H एंड दिस साइड ऑल्सो H। यहाँ पर आपने देखा कि ये एल्डिहाइड्स हैं। इसी तरीके से कीटोन का अगर रखेंगे तो इसका नाम अलग हो जाएगा और उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी वैरी कर जाएगा। तो ये एल्डिहाइड्स हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ पर देखें 1 हाइड्रोक्सिल, 2 हाइड्रोक्सिल, 3 हाइड्रोक्सिल, 4 हाइड्रोक्सिल, 5 है, तो इसे हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। इसे पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। दूसरा हम लोग एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन, तो ये तो ग्लूकोज 6 वाले हैं। अगर 3 कार्बन वाले लेकर के चलते हैं तो उसमें भी एटलीस्ट 1। यहाँ तो कई एसिमेट्रिक कार्बन है। पहला देखिए, ये फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड कर लें, यहाँ ये ग्लूकोज है, ग्लिसरल्डिहाइड, यानी 1 2 3 कार्बन वाले को हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड रख लिया, यहाँ OH H रख दिया, यहाँ OH H और H। तो ये हम देखें इसमें कि यहाँ पर एटलीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन, एक एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH2OH ग्रुप है। तो इसलिए एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। और कार्बोहाइड्रेट को 3 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और तीसरा हो गया पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड उस तरीके का कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी इसे हाइड्रोलाइज करके इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता। और इसका जनरल फार्मूला CnH2O होल N। यहाँ देखिए CnH2O होल N, जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन के बारे में पढ़ा है पहले, ठीक उसी बेसिस पे हम लोग इसे यहाँ पर जनरल फार्मूला हम लोग रखते हैं। और जहाँ N के बारे में, N है क्या, तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पर जो कार्बन लिखा हुआ है कार्बन एटम्स का नंबर है। कार्बन एटम्स का नंबर हुआ 3 4 5 6 एंड 7। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखेंगे तो इसका जो कंपाउंड है वो कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहेंगे। और ये स्वीट इन टेस्ट होता है। मोनोसैकेराइड को टेस्ट करेंगे तो स्वीट देगा, या वाटर में डिजोल्व करके एक्वस सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो वो स्वीट इन टेस्ट होगा, यानी ये टेस्ट में स्वीट लगेगा। ओलिगोसैकेराइड्स में ये ओलिगोसैकेराइड इस मोनोसैकेराइड से मिल करके बनेगा, यानी कम से कम 2 मोनोसैकेराइड और मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड्स का जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स, यानी इंक्लूड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड इंक्लूड करता है। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसे कह सकते हैं डाइसैकेराइड, यानी अगर 2 रहा तो डाइसैकेराइड, 3 रहा तो ट्राइसैकेराइड, 4 रहेगा तो टेट्रासैकेराइड
टेट्रासैकेराइड। इस तरीके से हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे। और पॉलीसैकेराइड का मीनिंग हुआ बहुत सारा, यानी लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड होगा, जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहेंगे। और ये पॉलीसैकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, यहाँ हम लोग लिखें मोनोसैकेराइड। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लें, जैसे ग्लूकोज का n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा, ऐसे n नंबर ऑफ ग्लूकोज अगर मिल गया तो ये बना जाएगा, इससे ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है ग्लाइकोजेन, वो ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसमें भी हम लोग दो पढ़ेंगे, होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। इसमें भी हम लोग दो पढ़ेंगे, होमोपॉलीमर एंड हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज। और यहाँ हम लोग हेटेरोपॉलीमर का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हेपैरिन। हेपैरिन ऐसे बहुत सारा हम लोग स्टडी करेंगे इससे होमो और हेटेरोपॉलीमर। तो सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखें, थोड़े बहुत बेसिक्स फंडामेंटल जो हमें स्टडी करना है। अब देखें यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बेसिस पर मोनोसैकेराइड को ग्रुपिंग किया गया है। जैसे एग्जांपल में अगर इफ n इज इक्वल टू 3, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, ट्रायोजेज। इसे हम लोग कहेंगे ट्रायोजेज। और ट्रायोजेज का दो एग्जांपल है, एक है ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो शुगर मॉलिक्यूल में तो उसे ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर कीटोन होगा तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे। उसी तरीके से इफ n इज इक्वल टू 4, तो इसको कहेंगे टेट्रोजेज। ये टेट्रोजेज है। और टेट्रोजेज का एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर दो अलग अलग एग्जाम्पल, ट्रायो, ये एरिथ्रोजेज एंड एरिथ्रोजेज। एक एग्जाम्पल ले लिया एरिथ्रोजेज। उसी तरीके से अगर n इज इक्वल टू, अगर आप 5 लेते हैं, जो कि बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, n इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 5 लेंगे तो 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे पेंटोजेज। पेंटोजेज। और पेंटोजेज में हम लोग एग्जांपल ले लें एक, जैसा हम लोग राइबोज, राइबोलोज, डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर राइबोज, राइबोलोज जिसमें कीटोन ग्रुप होगा, एंड डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए में प्रेजेंट होगा, राइबोज। इसी तरीके से n इज इक्वल टू अगर 6 लिखते हैं तो इसको हेक्सोजेज कहेंगे। और हेक्सोजेज का एग्जांपल आपको पता ही है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, मैनोज, गलैक्टोज, गलैक्टोज, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे, कैसे ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और फिजियोलॉजिकली भी एक ऐसे डिफरेंट है। और इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अल्फा एंड बीटा क्या होता है, एल एंड डी क्या होता है, यानी एल ग्लूकोज या डी ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज या डी बीटा ग्लूकोज है, या अल्फा एल ग्लिसरैल्डिहाइड या डी ग्लिसरैल्डिहाइड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मोनोसैकेराइड जो ऑप्टिकली एक्टिव शुगर है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है, उसके बेसिस पे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो उसके बेसिस पे, और दूसरा अगर ये कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम लोग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं
कि इसमें कीटोन ग्रुप होगा और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप में ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 कार्बन वाला होगा, उसके बाद ये 5 कार्बन वाला है, ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं ग्रेप शुगर। ये ग्रेप शुगर कहलाता है या कॉर्न शुगर कहलाएंगे, ये इसे कॉर्न शुगर भी बोलते हैं या यूनिवर्सल शुगर भी कहते हैं। यूनिवर्सल शुगर मॉलिक्यूल या डेक्सट्रोज कहेंगे, डेक्सट्रोज। उसी तरीके से मैनोज और जाइलोज है। तो ये सभी जो है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पर कीटोन में देखें, मोनोसैकेराइड के कीटोन में, कीटोन वाले ग्रुप में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसमें कीटोन ग्रुप हो जाएगा, तो इसमें हम लोग डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे। उसी तरीके से राइबोज है तो राइबोलोज का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर कीटोन ग्रुप होगा। उसी तरीके से यहाँ अगर ग्लूकोज में प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप तो फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। उसी तरीके से जाइलोज है तो यहाँ पर जाइलोलोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के आधार पे हमने इस मोनोसैकेराइड को 2 पार्ट में बांटा है। अब इसके आगे हम लोग देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ पढ़ेंगे, एक फिशर प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर में तो ये दोनों तरीके का, ये फिशर प्रोजेक्शंस और ये हावर्थ प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों फिशर प्रोजेक्शंस में जैसे हम लोग लिखते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड या ओपन चेन जो रहेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओपन चेन। और अगर इस तरीके का क्लोज चेन का फॉर्मेशन होता हो तो इसे हम लोग कहेंगे हावर्थ प्रोजेक्शंस, यानी यहाँ पर कैसे ये बनेगा तो ये हावर्थ प्रोजेक्शंस है। इस तरीके का अगर ये क्लोज चेन का फॉर्मेशन होगा तो हावर्थ प्रोजेक्शंस, लेकिन ये बनता कैसे है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उसके पहले ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो L और D 2 तरीके का मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी ये लाइट की ओर, ऑप्टिक मीन्स लाइट की ओर किस तरह की ओर मूव करेगा, एक होगा L मीन्स लिवो रोटेटरी यानी लेफ्ट की ओर, यानी जब आप मोनोसैकेराइड के सॉल्यूशन में लाइट पेनेट्रेट करेंगे तो वो लेफ्ट की ओर लाइट मूव किया। और दूसरा है डेक्स्ट्रो, D फॉर डेक्स्ट्रो